फ्रेंड्स, आज हम आपको यहाँ पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बाल विकास के चैप्टर के अंतर्गत आज ये दूसरा वीडियो हमारा है और मुझे उम्मीद है पहला वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और मुझे उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को पूरा देखा होगा। जैसा कि आप जानते हैं, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको वीडियो में देना है, इसलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर फोकस करेंगे और अपनी राय बताएं और वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें। वर्ग 3 मध्य प्रदेश का जो शिक्षक का भर्ती है, तो प्राइमरी शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं तो बाल विकास के जो क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन है और उन प्रश्नों को हल करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो 30 नंबर में 30 नंबर आप सभी के आने चाहिए। तो हमने 25 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। इस वीडियो में आज हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो 26 वाला क्वेश्चन है, प्रेरणा का स्रोत क्या है? प्रेरणा का स्रोत क्या है? आवश्यकताएं हैं, चालक या उद्दीपन, ये सभी जो हैं प्रेरणा के स्रोत हैं। प्रेरणा के बारे में इसके पहले के वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे। अब एक होता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा से छात्रों को क्या लाभ होता है? तो अभिप्रेरणा यानी उनको मोटिवेट करना, ये अभिप्रेरणा हो गई, ठीक, यानी खुद सेल्फ उत्साह बढ़ना। इसका आंसर भी यहाँ पर देखिए, उत्साह बढ़ता है। अभिप्रेरणा उनको मिलती है, यानी कोई बच्चा जो है कमज़ोर है, उसको शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं, अगर आप शिक्षक बनते हैं तो उत्साहित करेंगे, वो सेल्फ स्टडी पर फोकस करे, खुद करे, तो यहाँ पर उत्साह बढ़ता है अभिप्रेरणा से। फिर अगला क्वेश्चन है कि जो प्रेरक सामाजिक आदर्शों, स्थितियों, संबंधों आदि के कारण उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रेरक, ठीक। तो यहाँ पर स्वाभाविक प्रेरक या सामाजिक प्रेरक या अर्जित प्रेरक या जन्मजात प्रेरक। तो आंसर है अर्जित प्रेरक, ये यहाँ पर होता है, ठीक, जो कि सामाजिक और स्थितियों के संबंध में उत्पन्न होते हैं, उसको अर्जित प्रेरक कहते हैं, यानी वो स्वतः जो है तो होते हैं, ठीक। फिर है कृत्रिम प्रेरक, एक होते हैं। कृत्रिम प्रेरक में कौन से? कृत्रिम यानी बनाया हुआ, तो जैसे दंड है, ठीक, पुरस्कार है या प्रशंसा किसी की कर रहे हैं, किसी को दंड दे रहे हैं या पुरस्कार दे रहे हैं, ये सभी जो है ये कृत्रिम प्रेरक में आ जाते हैं। फिर है 30 नंबर वाला क्वेश्चन, चालक व्यक्ति को किस प्रकार की क्रिया व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है? चालक जो है व्यक्ति को, तो किस प्रकार? तो निश्चित, इसका उत्तर है निश्चित जो है व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है चालक। फिर है सोचने का महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? सोचने का महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? संकल्पना, रुचि, प्रेरणा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर संकल्पना होगा दोस्तों, सोचने का महत्वपूर्ण साधन। अगला है सोचना एवं सीखना होता है, क्या होता है? उद्देश्यपूर्ण, निरुद्देश्य, व्यर्थ और ये सभी। सही उत्तर है सोचना और सीखना, ये उद्देश्यपूर्ण होता है। अगर हम कोई चीज़ सोचते हैं और उससे कुछ सीखते हैं, मतलब करेंगे और सीखेंगे, तो उद्देश्य हमारा पूरा होगा, उद्देश्यपूर्ण होगा, ठीक। फिर ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, यहाँ पर देखें कि जब माता पिता बाजार जाते हैं तब बालक कल्पना करता है कि वे उसके लिए टॉफी लाएंगे। ये किस प्रकार का चिंतन हो गया? यहाँ पर बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर घर में बच्चे सोचते हैं कि जा रहे हैं बाजार तो हमारे लिए टॉफी लाएंगे और चीज़ें लाएंगे, तो ये कल्पनात्मक, तो प्रत्यात्मक और ये सभी, तो वह कल्पना करता है कि लाएंगे यहाँ पर, तो ये हो गया चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन कहलाएगा, ठीक। चलिए 33 क्वेश्चन हो गए। अभी अपन को यहाँ पर दिखाते हैं 34 वाला क्वेश्चन। 34 वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन चिंतन शक्ति को प्रयोग करने का अवसर देते हैं? समस्या समाधान, तर्क और वाद विवाद, ये सभी जो है हमारे जो मन के अंदर टेंशन, चिंता है, ये बच्चों के अंदर है, वो ये सभी से उनका सलूशन निकलता है, ठीक। तो ये सभी हो जाएंगे। फिर है विद्यालयी उपलब्धियों में बच्चों के असफल होने का क्या कारण है? विद्यालयी उपलब्धियों में तात्पर्यता की कमी है, अभ्यास की कमी है,
या फिर बच्चों की कमजोरियां, कठिनाइयां, समस्या का समुचित निवारण ना होना, ये सभी जो है कारण बनते हैं, असफल होते हैं, फेल होते हैं बच्चे। ठीक, यानी अभ्यास नहीं करते हैं, तत्परता कमी है, बच्चों की कमजोरियां भी है, कठिनाई है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सीखने में सहायक शारीरिक कारक कौन सा है? शारीरिक कारक यहाँ पर क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना है। परिपक्वता, रुचि, आवश्यकता, अनुभव। तो सीखने में शारीरिक कारक यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, तो परिपक्वता होगा, यानी बच्चा जितना परिपक्व होगा उतना ही ज़्यादा वह यहाँ पर सीखेगा, शारीरिक कारक में परिपक्वता आएगी। ठीक, फिर है, सीखने में छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? सीखने में छात्रों को हमको प्रेरणा देना, मोटिवेट करना है, तो क्या होना चाहिए? बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न करनी चाहिए, अच्छे कार्यों के लिए बालकों की प्रशंसा करनी चाहिए, छात्रों को सामूहिक कार्यों में भाग लेने के अवसर देने चाहिए, ये सभी काम करना चाहिए, इसलिए इसका उत्तर भी उपयुक्त सभी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रेरणा का संबंध किस प्रकार की उत्तेजना से है? अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि देखें तो प्रेरणा जो है इंटरनल है, मोटिवेशनल, जो मोटिवेट होना है, किसी को उत्साह देना है, वह इंटरनल होता है। ठीक, हम किसी को कुछ कहते हैं, उत्साहित करते हैं, तुम कर सकते हो, तो उसके अंदर से जो है तो एक प्रेरणा निकलती है, तो आंतरिक में आएगा। फिर है, निम्न में से कौन प्रेरणाओं की उत्पत्ति का प्राकृतिक या स्वाभाविक कारण है? प्रेरणा उत्पन्न होती है यानी मोटिवेशन, उत्पत्ति का प्राकृतिक या स्वाभाविक। तो आत्मरक्षा की भावना, अचेतन मन, सुख व आनंद प्राप्त करने की भावना, ये इंटरनल हो जाते हैं सभी, तो ये उपयुक्त सभी हैं। प्राकृतिक नेचुरल है, जैसे मान लीजिए हमारे ऊपर हमला हो रहा तो हम आत्मरक्षा खुद कर सकते हैं, इंटरनल। ठीक, फिर है, प्रेरणाओं की उत्पत्ति का अर्जित कारण नहीं है। अर्जित यानी जो मिला हो जन्मजात, कौन सा नहीं है? सामाजिक नियम, ये तो अर्जित है, भावना ग्रंथियाँ, ये भी अर्जित है, और स्थायी भाव, ये भी अर्जित है, लेकिन इच्छा शक्ति जो है ये अर्जित नहीं है, ये बाद में बनती हैं। ठीक, फिर है अगला, छात्रों में सीखने, अगला क्वेश्चन है, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर है किस पर? सामाजिकता पर, व्यक्तिगत भिन्नता पर, परिवार पर, संस्कृति पर। तो सीखने की जो योग्यता होती है वह दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर होती है। यहाँ पर इसको आपको अच्छे से समझना होगा कि व्यक्तिगत भिन्नता यानी खुद वो कितने जल्दी सीख सकता है। ठीक, सिखाने वाले के ऊपर नहीं है, सीखने वाले के ऊपर है, ये उसकी व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। ठीक, चलिए अब इसके आगे क्वेश्चन आपको करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, शिक्षण सिद्धांत में निहित है, क्या निहित है? छात्र का व्यवहार, शिक्षण का प्रभाव, शिक्षक का व्यवहार, ये सभी बातें निहित है। फिर है, शिक्षण अधिगम का विश्लेषण कौन सा है? सार्थक सामग्री है, अर्थपूर्ण सामग्री है, तार्किक, सो उद्देश्य है, ये सभी हैं। शिक्षा अधिगम यानी सीखना। फिर है, शिक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है? शिक्षण एक सो उद्देश्य प्रक्रिया है, शिक्षण एक भाषागत प्रक्रिया है, शिक्षण छात्र और शिक्षक के बीच चलने वाली परस्पर प्रक्रिया है। उपयुक्त सभी इसके होंगे। फिर है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने विकसित किया है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को सर्वप्रथम फ्रायड ने विकसित किया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर अगला है कि एक उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए? तो अवबोध स्तर तक करना चाहिए अगर आप अच्छे शिक्षक बनते हैं। न्यूनतम यानी कम से कम अवबोध स्तर हो। ठीक, चिंतन स्तर नहीं, मूल्यांकन स्तर नहीं, स्मृति स्तर नहीं, अवबोध स्तर होना चाहिए। फिर शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर कौन सा है? स्वतंत्र चर जो है अध्यापक है। पाठ्यक्रम तो पहले से बना है, विद्यार्थी पहले से फिक्स है, इनमें से कोई नहीं, तो अध्यापक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर शिक्षण का प्रथम चरण कौन सा है? शिक्षण का, अगर आप शिक्षण काम यानी पढ़ाने के लिए जाते हैं शिक्षक बन के, तो आपका पहला काम होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ाना है, तो पहले से योजना बनाना है आपको। ठीक, ये पहला चरण है। उत्तम शिक्षण का एक गुण नहीं है यहाँ पर, कौन सा नहीं है? बाल कठिनाइयों को निदान, ये तो है। बाल कठिनाइयों को उपचार, ये भी है। छात्र योग्यताओं में संवर्धन, ये भी है।
लेकिन यह नहीं है कि यह संवेगात्मक अस्थिरता का सृजन करता, ये गुण नहीं है। फिर है कि यदि शिक्षण के दौरान छात्रों को कुछ भी याद नहीं हुआ या सीखा नहीं, तो यह कहा जाएगा किस श्रेणी में आएगा, इसको क्या कहेंगे? तो इसका उत्तर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये शिक्षण नहीं हुआ, ये कहा जाएगा कि इसने शिक्षण नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक। फिर है पुराने अनुभव के द्वारा सीखने को कहते हैं, क्या कहते हैं पुराने अनुभव के द्वारा? तो सहचरात्मक अधिगम कहते हैं। अगर हमने कुछ पढ़ा और उसी को पढ़ा रहे हैं तो हम अपना अनुभव यूज कर रहे हैं, तो सहचरात्मक अधिगम कहलाएगा। फिर है प्रशंसा और निंदा दो ऐसी प्रेरणा है जो बालक में वृद्धि करती हैं। किस चीज़ की? अनुशासन की, ध्यान रखिएगा। फिर है आवेश में आ जाने, भड़क उठने की दशा को क्या कहते हैं? संवेग, प्रेरणा, भाव, मूल प्रकृति। तो संवेग, उत्तेजित होना इसको कहेंगे या संवेग कहेंगे। फिर है सीखने के प्रमुख नियमों के प्रतिपादक थे, कौन थे सीखने के प्रमुख नियमों के प्रतिपादक? तो राइट आंसर है थर्नडाइक थे यहाँ पर। फिर अगला क्वेश्चन है कि अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक लिंग भेद भी है, आयु एवं परिपक्वता भी है और स्वास्थ्य भी है। अगर बीमार है कोई छात्र, वह कैसे सीख सकता है? ठीक है ना। और ये सभी हैं, तो राइट आंसर ये सभी होंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज 55 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए 26 से। तो इसी तरह आपको अगर और भी क्वेश्चन चाहिए, मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और घंटी के चिन्ह को दबाएंगे ताकि आपको वीडियो जैसे ही डाला जाए उसकी जानकारी मिले। क्योंकि आपका एग्जाम अब यहाँ पर शुरुआत होने वाला है, तो यहाँ पर तैयारी भी आपकी तेज होनी चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर। धन्यवाद।